गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज हम उसके रिमेनिंग पार्ट्स करने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चंस शॉर्ट हैं लेकिन सारे वैल्यूएबल हैं। हमने फिनिश गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा था, फिनिश गुड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, देखिए, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू। तो कैपिटल गुड्स जो होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जो कि अधिक कीमत की पाई जाती हैं, इनकी जो वैल्यू होती है ज़्यादा होती है और इनका जो यूज होता है वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में होता है, उत्पादन प्रक्रिया में होता है। मीन्स इनकी हेल्प से और ज़्यादा गुड्स बनाई जाती हैं। दीज गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। उत्पादकों की ये गुड्स जो होती हैं, ये जो वस्तुएं होती हैं, ये उत्पादकों की स्थायी संपत्ति होती हैं, फिक्स असेट्स होती हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स की फिक्स असेट्स होती हैं, जैसे कि प्लांट और मशीनरी। ठीक है, प्लांट और मशीनरी एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, मशीनरी प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। तो दोनों की वैल्यू हाई होती है, महंगी कीमत के होते हैं दोनों, और दोनों ही प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एक और है यहाँ पे, दीज गुड्स आर बॉट फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। वही थी जो हमने अभी ऊपर इसको मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि ये गुड्स खरीदी मोस्टली इसी वजह से जाती हैं कि ये प्रोडक्शन में हेल्प कर सके, इनसे और दूसरी वस्तुएं बना सके। सेकंड आता है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कि सारी कि जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सभी पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है, मीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्योंकि कैपिटल गुड्स में क्या है, एक तो ये हाई वैल्यू की होती हैं और सेकंड जो है इनका यूज होता है प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं, कई गुड्स ऐसी भी होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, नॉर्मल वैल्यूज की होती हैं वो, लेकिन वो प्रोडक्शन में ही हेल्प करती हैं। लेकिन कई सारी मशीन्स ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती है। देखिए एग्जांपल है यहाँ पर, एक सिलाई मशीन का एग्जांपल लिया है। अगर एक सिलाई मशीन टेलर की शॉप पर है और वो टेलर की फिक्स असेट्स है, तो उसका जो काम हो रहा है वो कपड़े वगैरह बनाने के लिए यूज हो रहा है। टेलर उस मशीन से कपड़े सिल रहा है, तो प्रोडक्शन कर रहा है वो क्लॉथ का, तो उसके लिए ये कैपिटल गुड्स है। लेकिन अगर वही मशीन किसी हाउस होल्ड सेक्टर में हो, किसी घर में हो और वहाँ उसका यूज़ सिर्फ ऐसे ही रखी हो, कभी कभार यूज़ की जाए, तो है तो वो मशीन सेम बात थी, वही मशीन टेलर की शॉप पे थी और वही मशीन घर में है। तो यहाँ पर अब ये जो मशीन है जो कि घर में उपभोग वस्तु के रूप में इसका यूज हो रहा है, ये आपकी कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगी। तो ऑल मशीन्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती। सेकंड आता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड्स, व्हाट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो सारी प्रोड्यूसर्स की गुड्स होती हैं, यानी उत्पादक वस्तु होती हैं। कैपिटल गुड्स में हमने क्या पढ़ा था, हाई वैल्यू की होती हैं और प्रोडक्शन में यूज होती हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगी, लेकिन सारी जो प्रोड्यूसर की गुड्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। कैसे? और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स कैसे हो सकती हैं और सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स क्यों नहीं हो सकती? देखिए, अगर प्रोडक्शन के लिए किसी असेट्स का यूज किया जा रहा है तो वो कैपिटल गुड्स तो है, और वही गुड्स अगर प्रोड्यूसर की है, जैसे मान लो प्रोड्यूसर जो है उसके पास अपना खुद का प्लांट है और मशीन्स वगैरह हैं, सारा कुछ मटेरियल है उसके पास प्रोडक्शन के लिए, और वो उनकी हेल्प से प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये आपकी
क्या हो गई हैं, गुड्स तो प्रोड्यूसर की हैं और कैपिटल गुड्स भी हैं क्योंकि इनका यूज प्रोडक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर प्रोड्यूसर अपनी किसी असेट्स को प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहा है, हाई वैल्यू की है, उसके पास कुछ मशीनें हैं जो वो यूज नहीं करना चाहता, घर वगैरह है जिसमें वो खुद रह रहा है, किसी और काम के लिए उसको यूज नहीं कर रहा है, तो इस तरह की जो गुड्स होती हैं है तो प्रोड्यूसर की ही, लेकिन उसको हम कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूसर की ऐसी गुड्स होती हैं, ऐसी फिक्स असेट्स होती हैं जिन्हें वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, तो सारी गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स कैसे हो सकती हैं और सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स क्यों नहीं हो सकती, डिफरेंस समझ में आया आपको ये। अब आता है हमारे पास कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश धारणा और इसके प्रकार। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनियोग भी कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, निवेश। इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट का जो मीनिंग होता है वो हमारे पास जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसको बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। और वो पूंजी का मतलब सिर्फ यही नहीं है पैसा है, वो आपकी असेट्स भी हो सकती है। अपनी कैपिटल की, अपनी पूंजी की फॉर्मेशन करना यानी अपनी पूंजी को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाना भी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए 2011 में आपके पास 5 मशीनें थीं, 2015 तक आपके पास 10 मशीनें हो गई, तो आपने 11 और 15 के बीच में 5 मशीनें और बढ़ाई हैं, तो मशीनें आपकी कैपिटल है, तो मशीनों का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, मशीनों में इंक्रीज हुई हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंटरी स्टॉक को कहा जाता है, स्टॉक का चेंज करके इन्वेंटरी नाम दिया है। चलिए देखते हैं कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्थायी निवेश। ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष के दौरान प्रोड्यूसर्स के द्वारा फिक्स असेट्स में जो भी इंक्रीमेंट किया जाता है, फिक्स असेट्स का जो स्टॉक है उसमें जो भी वृद्धि होती है वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको मशीन का एग्जांपल दिया था। अब आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का मतलब बताया था स्टॉक, एक तरह से माल सूची। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स हैव विद देम द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स हैं उसमें आपकी फिनिश गुड्स हो सकती हैं, सेमी फिनिश गुड्स हो सकती हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, तो ये आपका इन्वेंट्री स्टॉक होता है। देखिए, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जब हम अपना सारा कुछ देखते हैं कि हमारे पास क्या स्टॉक रहता है, तो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद जब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना माल बिना बिका हुआ है, ठीक है, कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, कच्चा माल कितना बचा हुआ है, अर्धनिर्मित माल कितना है, फिनिश गुड्स कितनी है, तैयार हुआ माल कितना है, कितना बिका नहीं है, तो वो सारा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। गेटिंग। अब आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है सकल निवेश। ठीक है, क्या कहता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट्स और ऑन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक फाइनेंशियल जो ईयर है, जो टाइम पीरियड है, एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान जो भी खर्चा किया जाता है फिक्स असेट्स पर और स्टॉक पर, इन्वेंट्री स्टॉक और फिक्स असेट्स पर ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम बोलते हैं सकल निवेश। सकल निवेश क्या होता है? एक साल, एक वर्ष के दौरान फिक्स असेट्स, जो आपकी स्थायी संपत्ति है, और जो आपके पास माल है,
माल सूची है, और जो स्थायी संपत्ति है उस पर एक साल के दौरान जितना भी खर्चा किया गया है वो हमारा सकल निवेश कहलाता है। नेक्स्ट है नेट। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस सिर्फ डेप का होता है, ठीक है। देखिए नेट इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, शुद्ध निवेश। अगर हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, हास घटा देते हैं सकल लाभ में से, मूल्यह्रास जो हुआ है, यानी मूल्यह्रास क्या होता है वो मैं अभी आपको मीनिंग द्वारा बताऊंगी। वैसे भी आपने 11th के अकाउंट में पढ़ लिया होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो बचता है उसे नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इफ़ एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ worn out fixed assets इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यही वो कह रहा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम फिक्स असेट्स पर जो भी डेप हुआ है वो अगर लेस कर दिया जाता है तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। फॉर्मूला भी है आपके पास, नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब आता है हमारे पास डेप्रिसिएशन। क्या होता है हास? हास का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है या कोई और रीजन से हमारी फिक्स असेट्स में का जो वैल्यू होती है, फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो भी कमी आती है वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो क्या है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन, इसको हम डेप भी कहते हैं शॉर्ट में। डेप इज़ द लॉस ऑफ चेंज इन यूज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज हो जाएगा, नॉर्मल टीयर और वियर हो जाएगा। मीन्स किसी वजह से, चाहे किसी असेट्स में कोई टूट फूट हो गई है या अब वो प्रचलन में है यानी वो प्रचलन में नहीं रही है, किसी वजह से वो डैमेज हो गई है, तो किसी भी कारण से जब स्थायी संपत्ति की मूल्य में कमी हो जाती है वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। देखिए एग्जांपल डेप्रिसिएशन का हम ले सकते हैं कि मान लो अभी आप 20,000 का एक फ़ोन लेते हो, ठीक है। आपने वो 1 साल चलाया और आपने उसको 15-16 में बेच दिया। फ़ोन वही था, लुक भी वही है, मेमोरी वगैरह मतलब सारी चीज़ फंक्शंस वगैरह उसमें वही है, लेकिन 1 साल टाइम पीरियड होने की वजह से आपको वो 5-6 हज़ार रुपये कम बेचना पड़ा। तो ये जो 5-6 हज़ार रुपये की जो कमी आई है वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ऐसे ही हम कोई भी, आप देखिए कोई भी हम, ठीक है, मशीन्स वगैरह हम लोग लेते हैं। मशीन्स लेने से जितने की आपने मशीन्स ली है या कोई भी असेट्स ली है आपने, वो ज़मीन पे छोड़ के, ठीक है, जो हमारी भूमि होती है उस पर डेप लागू नहीं होता क्योंकि उसकी तो कीमत बढ़ती रहती है। तो मशीनरी वगैरह जो हो गई हमारी फिक्स असेट्स, जो अदर फिक्स असेट्स हैं उन पर डेप लागू होता है, ठीक है। हम जितने में उनको परचेज करते हैं उतने में उन्हें नहीं बेच पाते। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स असेट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन को स्थायी संपत्ति पर उपभोग भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर डेप की जगह आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स असेट्स मिलेगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब होता है अप्रत्याशित अप्रचलन, इसको हम फोरसीन भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? ये एक लॉस होता है असेट्स का जो कि आउटडेटेड, यानी जब कोई वस्तु आउटडेटेड हो जाती है। आउटडेटेड का मीन्स अब वो टाइम के साथ साथ वो अब नहीं चल रही है या तो उसका रिवाज चेंज हो गया है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। जैसे कि पहले टाइम में टीवी हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी थे,
ब्लैक एंड वाइट टीवी के बाद कलर टीवी आए तो लोगों ने ब्लैक एंड वाइट टीवी लेना बंद कर दिया क्योंकि वो चलन में नहीं थी। ब्लैक एंड वाइट कलर टीवी आने के बाद एलसीडी आई, एलईडी आई, तो अब लोगों ने टीवी लेना भी छोड़ दिया है क्योंकि वो अब एलसीडी और एलईडी लेने लगे हैं। तो जैसे जैसे कोई नई चीज़ मार्केट में आती है तो उसका जो पुराना पार्ट होता है उसे लेना बंद कर देते हैं, तो उसी को एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहा जाता है। एक होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, उसमें भी हमारी असेट जो होती है वो वैल्यूलेस हो जाती है, लेकिन उसका जो रीज़न होता है वो टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती या लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। वो होता है जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ कोई हो जाता है, कोई डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, उस वजह से नेचुरल डिजास्टर वगैरह होने की वजह से वो चीज़ लोग अब नहीं ले रहे हैं या मिल नहीं रही है, वो आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहलाएगा। अब है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो, प्रवाह और चर। स्टॉक होता है हमारे पास स्टॉक और फ्लो होता है प्रवाह। स्टॉक आप जानते ही हो, कोई चीज़ हमारे पास रखी हुई है वो स्टॉक है, और कोई चीज़ टाइम टू टाइम चल रही है। चलने का मतलब ये नहीं कि उसके पैर वगैरह है, मतलब उसका वो फ्लो हो रहा है उसका, ठीक है, वो जा रही है, तो वो आपका फ्लो है। देखते हैं स्टॉक क्या है। देखिए, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समय के एक विशेष बिंदु पर जब किसी वस्तु की कोई भी मात्रा मापी जाती है वो आपका स्टॉक होता है। जैसे कि मान लो 2011 में मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये थे, 2012 में 6 हैं, 2015 में मेरे पास 20,000 रुपये हैं, तो ये क्या है, स्टॉक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर देख रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ कितनी है। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए जनवरी 1 2011 को मान लीजिए आपके अकाउंट में 1,000 रुपये हैं, और 10 जनवरी 2011 को आपके अकाउंट में 5,000 हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है जो फ़िलहाल आपके पास रखा हुआ है, ये 5,000 ये आपका स्टॉक है। हम कई बार पूछते भी हैं कि ये इस चीज़ का स्टॉक है क्या तेरे पास, ये सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक है, मीन्स आपके पास अभी भी ये है, रखा हुआ है। अब आता है फ्लो। अ फ्लो इज़ अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये वो एक विशेष पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कैसे, आप हर महीने अपने अकाउंट में 1,000 रुपीज़ डालते हैं, तो हर महीने ये प्रोसेस होती है, ठीक है। आपको हर मंथ पॉकेट मनी मिलती है, आप हर वीक मूवी देखने जाते हो, वहाँ पैसा खर्च करते हो, तो ये चीज़ें आपकी फ़्लो होती है, ठीक है। फ़्लो क्या होता है, मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज में कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के में इसको मापा जाता है। ये वो क्वांटिटी होती है जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मापी जाती है, और यह पर्टिकुलर, ये एक जगह रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यू ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली ये चलता रहता है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें जितना भी बेसिक था वो हमने सारा कुछ कर लिया है। अब हमारे पास इसके मेन पॉइंट्स हो गए हैं, बस एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं, और स्टॉक्स और फ्लो में एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है। तो ये स्टॉक के एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको कुछ, जैसे कि वेल्थ, धन हमारा स्टॉक है। आपके पास कितना धन है, एक निश्चित टाइम पीरियड में हम इसको देखेंगे। धन को पर मंथ, पर ईयर ऐसा तो नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेबर फोर्स, हमारे पास जो लेबर है काम करने वाली, वो स्टॉक है। कैपिटल, पूंजी स्टॉक है। क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, ये भी स्टॉक है। बैंक में जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं वो भी स्टॉक है। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, एक टैंक है जिसमें पानी रखा हुआ है, तो वो क्या है, स्टॉक। और डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच की जो दूरी है उसको भी हम स्टॉक में शामिल करेंगे, क्योंकि वो बार बार चेंज नहीं होगी। और देखिए फ्लो के एग्जांपल्स, इनकम हमें हर मंथ, हर वीक ऐसे होती है, मतलब एक निश्चित टाइम में आने जाने का। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, हम पैसे पर खर्चा करते हैं, पैसे का खर्चा करते हैं, किसी ना किसी वजह से हमारा पैसा खर्च होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी को बढ़ाते हैं हम। चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, किसी कंट्री में
मनी की सप्लाई चेंज हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, और दिल्ली से मुंबई जाती हुई कार की स्पीड। ठीक है, ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।